हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल निहारिका क्लासेज में। और आज हम पहले भी हमने वीडियो में बात की थी कि हम पशु परिचर की जल्दी क्लासें लेके आने वाले हैं। उस पहल को आज हमने प्रारंभ दे दिया, उस पहली सीढ़ी पर हमने पैर रख दिया है। आज हम बात करेंगे पशु परिचर भर्ती परीक्षा है, उसका जो पार्ट ए है, उस पार्ट ए को हम किस तरीके से पूरा करेंगे। उस पार्ट ए को हम उसके क्या क्या पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट करवा सकते हैं, जितनी भी संभावना होगी हमसे वो सारे पोर्शन हम पूरे करवाएंगे। सबसे पहले हम राजस्थान की राज व्यवस्था को प्रारंभ करने जा रहे हैं और आज हम राजस्थान की राज व्यवस्था में, राजस्थान की पॉलिटी में उसका एक ओवरव्यू लेंगे। उससे पहले कि राजस्थान एक राज्य है तो राज्य की क्या अवधारणा, राज्य कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में क्या है उसको समझेंगे। और जैसा कि हमने बताया था कि हम ये जो पार्ट ए का 105 नंबर का पोर्शन है, ये अलग अलग फैकल्टी द्वारा यूट्यूब पर या हमारे ऐप पर कहीं पर भी जहाँ से भी संभव, अगर डिजिटल बोर्ड वाला जो प्रोसेस है वो सफल रहा तो हम ये यही क्लासें पीपीटी के थ्रू आपको अपने कोर्स के थ्रू ऐप पर करवाएंगे। और जब तक ऐप की सुविधा नहीं होती है तब तक अपना निहारिका क्लासेस नाम का यूट्यूब चैनल है जो हर वक्त आपकी सेवा में हाजिर है, जो हर वक्त आपकी तैयारी को बेहतर करता जाएगा और नया नया कंटेंट लाता जाएगा। जैसा कि आप हमारे वीडियो देख ही रहे हैं, हम निहारिका मैम जो है वो कंप्यूटर की क्लासें रेगुलर ले रही है और कंप्यूटर जैसे ही ख़त्म होगा हमारी कोशिश ये होगी कि पार्ट ए का जैसे मैथ का पोर्शन है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, वो सारा पोर्शन भी हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो आज की क्लास बेसिकली ये होगी कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, आपके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बन जाएगा कि राज्य क्या होता है, राज्य की अवधारणा कैसे भारतीय संविधान के संदर्भ में अलग है, कैसे राजनीतिक विज्ञान विषय के संदर्भ में अलग है। इन दोनों का जो डिफरेंस है हम समझेंगे और कहाँ पर राज्य शब्द का प्रयोग होने से उसका अर्थ बदल जाता है। राज्य बेसिकली एक सांदर्भिक अवधारणा है, यानी जिस संदर्भ में इसका यूज किया जाएगा उसी संदर्भ में इसका अर्थ बदल जाएगा। तो चलिए आज अपन शुरू करते हैं राजस्थान की राज व्यवस्था का। तो सरस्वती माता को प्रणाम करते हैं और इसी के साथ शुरू करते हैं राजस्थान की राज व्यवस्था। बेसिकली ये जो राजस्थान की राज व्यवस्था है, हम हमारा मेन जो फोकस है वो पशु परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 जो कि अप्रैल से जून महीने में कभी भी हो सकती है। तो समय बहुत कम है, इसीलिए हमें अपनी तैयारी को धार देनी है और लगातार क्लासें लेनी। लगातार क्लासें लोगे, आप लेते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे। उसके अलावा हम अपने ऐप के ऊपर टेस्ट भी लेके आएंगे, आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना और टेस्ट भी लगातार देना। उससे आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर होगी, आपको और ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। और मेरी उम्मीद है जो भी हमारे वीडियो देख रहे होंगे, क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं, उनको इस बार इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। मैं दो गुना की बात नहीं कर रहा हूँ, आप फाइनल वेरिफिकेशन कराओगे और फाइनल वेटिंग जो लिस्ट आएगी सिलेक्शन लिस्ट, उसमें आपका नाम होगा। इतना सा काम करना है, हमारी क्लासेस रेगुलर देखिए, हमारे ऐप पर जाइए, जब ऐप आएगा तब हम अनाउंस भी कर देंगे, वहाँ पर आप टेस्ट भी ज्वाइन कीजिए। अगर वहाँ कोर्स अवेलेबल है तो कोर्स ज्वाइन कीजिए और लगातार क्लासें लें, रिवीजन करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। इसी के साथ हम आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखिए, हमारा मेन उद्देश्य रहेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि पशु परिचारक भर्ती परीक्षा 2023। और अभी हम शुरुआत कर रहे हैं पार्ट ए से। पार्ट ए का शुभारंभ आज मेरे थ्रू हो रहा है, जिसमें मैं राजस्थान की राज व्यवस्था आपको कंप्लीट कराऊंगा। चाहे 10 दिन 15 दिन ज़्यादा लग जाए, पर मेरा यही मानना है, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए से एक भी क्वेश्चन बाहर ना आए। बाहर नहीं आने का मतलब बाहर नहीं आना, जो शब्द मैं बोलूँ, जो शब्द मैं बोर्ड पे लिखूं, वो ही शब्द उन्हीं शब्दों के फॉर्म में आपको क्वेश्चन वहां पर आपको देखने मिलेंगे। एग्जाम हॉल में जब आप बैठे रहेंगे तब आपको मैं याद आऊंगा कि सर ने इस तरीके से लाइन लिखवाई थी, वो के शब्द वो ही शब्द एज इट इज क्वेश्चन में छप गए। कुछ लोग पढ़ा रहे कि वेतन भत्ते होते हैं राज्यपाल के, नहीं, संविधान में लिखा हुआ राज्य की उपलब्धियां एवं भत्ते होते हैं, उसकी उपलब्धियों एवं भत्ते में उसके कार्यकाल के दौरान कटौती नहीं होती। तो जो संवैधानिक भाषा है वही मैं काम में लूंगा। और संवैधानिक भाषा अपने आप में कलिष्ठ भी है, तो मेरा दूसरा उद्देश्य ये भी रहेगा कि उस कलिष्ठ भाषा को आसान करके भी पढ़ाना, ताकि आपको याद हो। केवल किताबी कीड़ा भी नहीं बनाना है, आपके दिमाग में वो चीज़ ठहरे, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से समझ आए। ये मेरा एक और उद्देश्य है। तो इसी इन सब उद्देश्यों को शामिल करते हुए मैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था का शुभारंभ कर रहा हूँ। देखिए, राजस्थान क्या है? राजस्थान एक राज्य है, लेकिन राज्य अपने आप में एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है।
राज्य को जब हम समझते हैं तो कभी कभी ये राज्य शब्द भारत यानी देशों के संदर्भ में भी यूज होता है, कभी कभी जो प्रदेश हैं, प्रोविंसेस हैं, उनके संदर्भ में भी राज्य यूज होता है। तो यहाँ पर जो राज्य है इसका अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ताकि अगर हम आगे इंडियन पॉलिटी को भी कवर करेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध है, तो ये राज्य के उदाहरण अगर अभी थोड़ी सी क्लियर कर लेंगे तो आगे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि राज्य की अवधारणा राजनीतिक विज्ञान विषय के संदर्भ में किस प्रकार से ली जाती है। तो आइए शुरू करते हैं कि राजनीति विज्ञान संदर्भ में राज्य क्या है। देखिए, राजनीति विज्ञान विषय कहता है कि राज्य वही है जिसमें 4 आवश्यक तत्व शामिल है। और ये 4 आवश्यक तत्व क्या है? ये 4 आवश्यक तत्व है निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या, निश्चित एक उसकी सरकार होगी, और वो सरकार होने से काम नहीं बनेगा, वो सरकार संप्रभु भी होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर सरकार संप्रभु नहीं है तो राज्य की कैटेगरी से बाहर है। हालांकि अलग अलग राजनीतिक वैज्ञानिकों ने ये जो आवश्यक तत्व है, किसी ने 5 बताए, किसी ने 6 बताए, कोई कहता है कि दंड देने का जिसको अधिकार है वो राज्य है। तो ये विशेषताएं कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन ये विशेषताएं मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये बताई थी गार्डनर ने। और यही महत्वपूर्ण है। वर्तमान स्थिति को देखें तो राज्य वही है जिसका एक निश्चित भूभाग है। भारत का एक निश्चित भूभाग है। उत्तर में आप देखते हैं हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, इधर पूर्वोत्तर स्टेट है, उनकी पहाड़ियाँ हैं, इधर रेगिस्तान है। तो एक निश्चित भूभाग राजस्थान का है। और आपको पता है कि निश्चित भूभाग हमारे देश का है। आपको पता है हमारे देश की जो निश्चित भूभाग जो बाउंड्री लाइन है, उसके साथ थोड़ी सी भी छेड़खानी होती है तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में हलचल हो जाती है। तो उसका एक निश्चित भूभाग होना जरूरी है। एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। निश्चित जनसंख्या आपको पता ही है, हर 10 साल में हमारी जनसंख्या की गणना होती है, तो हमारी जनसंख्या पता चलता है कि जनसंख्या है कितनी। उसके अलावा सरकार, एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी अभी एक विवाद चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन विवाद। इस विवाद में आप देख रहे हो कि इजराइल और जो फिलिस्तीन है वो एरिया एक तो इस तरीके से बटा हुआ है कि बीच में तो पूरा आ रहा है इजराइल, दोनों तरफ आ रहा है अपने फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में एक तरफ है गाजा पट्टी और एक तरफ है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में जो सरकार है वो पीएलओ की है, मोहम्मद अब्बास उसके वहाँ के राष्ट्रपति। इधर है गाजा, गाजा में है हमास की सरकार। हालांकि कुछ लोग इसे मिलिटेंट ग्रुप मानते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन किसे क्या मानता है। अंग्रेज भी चंद्रशेखर आजाद को मिलिटेंट ही मानते थे। तो ये तो एक राजनीतिक डिबेट है, वो अलग चलती रहेगी। लेकिन आपको समझना यहाँ पर है, यहाँ देखो गाजा बीच में आ गया इजराइल, यहाँ गाजा, गाजा में हमास की जो है वो पावर चलता है पूरी तरीके से, उसका राजनीतिक प्रभाव। और इधर देखो इसका प्रभाव। तो एक सरकार है ही नहीं, वहाँ सरकार भी बंटी हुई है, और वो सरकार भी अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। आप कभी इजराइल के नक्शे को वर्तमान में अगर ध्यान से देखेंगे तो पीएलओ को अंदर ग्रीन ग्रीन नक्शे में ग्रुप बने हुए हैं। वो ग्रुप इसलिए बने हुए हैं कि वो ग्रीन एरिया ही वेस्ट बैंक का है। जो पीएलओ की वहाँ सरकार है, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ इजराइल का लगातार इंटरफेयर हो रहा है। इजराइल वहाँ पर दीवारें खड़ी कर रहा है और यहूदी कॉलोनियाँ बसा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो सरकार जो पीएलओ की है, मोहम्मद अब्बास की जो सरकार है, वो संप्रभु नहीं है। तो ये सबसे एक तरीके से माननीय राज्य वही है जो अपने आप में संप्रभु है, जो अपने डिसीजन खुद लेता है, चाहे वो आंतरिक डिसीजन हो। इजराइल में आप देखेंगे कि गाजा में पैदा होने वाले बच्चे को इजराइल से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तब जाके वो वहाँ का नागरिक बनता है, नहीं तो वो वहाँ उसको नागरिक अधिकार है वो भी नहीं मिलते हैं। और बाह्य रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। आपको बता दूं मैं कि बाह्य रूप से स्वतंत्र का मतलब कि कोई भी विदेशी ये डिसाइड नहीं करेगा कि किसी देश के अंदर होने वाली गतिविधियां किस प्रकार से होनी चाहिए, उसका आर्थिक विकास कैसा होना चाहिए, उसकी जो सामाजिक व्यवस्था वो कैसी होनी चाहिए, उसके राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो किसी बाह्य सरकार द्वारा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी इजराइल फिलिस्तीन विवाद में, फिलिस्तीन में इजराइल का ज़बरदस्त इंटरफेयर है। वहाँ पर वो मतलब एक तरीके से ओवरटेक कर रहा है वहाँ की हर एक चीज़ को, वहाँ के जितने भी जो नागरिक रूल है उन तक को ओवरटेक कर रहा है। मतलब किसको परमिट है अंदर आने का, किसको नहीं है, वहाँ पर मेडिसिन अंदर आएगी कि नहीं आएगी, पूरी तरीके से इजराइल का कंट्रोल है। तो अगर किसी देश में ये 4 चीज़ें नहीं है मूलतः, देखो वैसे तो अलग अलग बहुत सारी है राजनीति विज्ञान में, जब हम विषय के तौर पर पढ़ेंगे इसको, हालांकि यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तत्व बताए हैं इसके। लेकिन यहाँ आपको इतना ध्यान रखना है, निश्चित भूभाग, एक निश्चित जनसंख्या, एक सरकार हो जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, जहाँ ना तो कोई एक्सटर्नल ना कोई इंटरनल
उसमें इंटरफेयर हो, किसी भी दूसरे देश का, सरकार का, समूह का, एनजीओ का, किसी का भी नहीं होना चाहिए, तब जाके एक राज्य अपने आप में बनता है। अब हम देखते हैं राज्य संवैधानिक संदर्भ में राज्य की परिभाषा क्या है। संवैधानिक संदर्भ का मतलब है हम भारत के संविधान में समझेंगे कि भाई राज्य क्या है, भारत का संविधान राज्य के संदर्भ में क्या कहता है। पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो संविधान है उसका जो पहला अनुच्छेद है उसमें लिखा हुआ है इंडिया जो कि भारत, इंडिया क्या है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसका क्या मतलब है, इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, राज्यों का संघ होगा। सर यहाँ पर राज्य क्या है, यहाँ पर राज्य में बताऊँ क्या है, यहाँ पर राज्य भारत के अंदर के प्रादेशिक क्षेत्रों से मिलने वाला भूभाग है। राज्यों का संघ का मतलब, अब ये प्रादेशिक क्षेत्र में सर क्या क्या आते हैं, प्रादेशिक क्षेत्र में आते हैं राज्य के क्षेत्र और संघ के क्षेत्र और भारत द्वारा अधिकृत कोई भूभाग है। भारत किसी भूभाग पर आक्रमण कर ले और उसको अपने कब्जे में कर ले तो वो भाग भी हमारे राज्य क्षेत्र में शामिल होगा। इसको देखो, राज्य क्षेत्र को भी 3 भागों में उन्होंने बांटा है। भारत राज्यों का संघ होगा और राज्यों की परिभाषा में उन्होंने बोला कि राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र और अधिकृत क्षेत्र। तो जो सबसे ऊपर राज्य क्षेत्र है, जो मैंने पहली बार बोला है, वो राज्य क्षेत्र ही भारत में जो 29 स्टेट बने हैं, 29 स्टेट है, उनको परिभाषित करता है। तो जिस राज्य की हम बात करेंगे वो उनमें से ही एक है। क्या है, राजस्थान। राजस्थान राज्य क्या है, जब हम संविधान 1 के संदर्भ में प्रादेशिक क्षेत्रों को 3 भागों में बांटते हैं, तो जो पहला भाग है राज्य क्षेत्र, ना मैं संघ क्षेत्र की बात कर रहा हूँ ना ही मैं अधिकृत क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, राज्य क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। और वो राज्य क्षेत्र है 29 स्टेट, 29 राज्य, उनमें से एक राज्य है राजस्थान। तो संवैधानिक संदर्भ में अगर देखें तो भाग 1 अनुच्छेद 1 में जो राज्य हैं वो राज्य ये राजस्थान राज्य है और हमें इसकी राज्य व्यवस्था पढ़नी है। उसके अलावा देखो संविधान में और भी 1-2 जगह राज्य शब्द का जो है उल्लेख किया गया है और उसको वहीं पर परिभाषित भी किया गया है। तो मैं आपने देखो मौलिक अधिकार अगर पढ़े हैं तो आपने पढ़ा होगा भाग 3 अनुच्छेद 12, भाग 3 अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा स्पष्ट तौर पर लिखी हुई है। और वो राज्य की परिभाषा क्या है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। भाग 3 अनुच्छेद 12 में साफ, अनुच्छेद 12 यही है, वहाँ पर लिखा हुआ है संविधान में राज्य की परिभाषा। और फिर वो डैश करके नीचे समझाते हैं कि राज्य की परिभाषा में ये 3 या 4 तत्व हैं तब तो वो राज्य है, अन्यथा वो राज्य नहीं। अब देखो यहाँ राज्य की जो अवधारणा है, राज्य का कॉन्सेप्ट है, वो किस प्रकार से बदलता है। अनुच्छेद 12 में राज्य जो है वो अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य क्या है, संघ सरकार के विधायी और कार्यकारी अंग। जितने भी संघ सरकार संघ सरकार एक उसके जितने भी लीगल बॉडीज है, उसके एग्जीक्यूटिव पार्ट्स हैं, वो सारे मिलकर बनाते हैं राज्य। ये एक बिंदु है, अभी ये एक बिंदु। इसमें क्या क्या है, इसमें संसद आएगी। संसद में क्या क्या है, राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा है, ये सब मिलकर। उसके अलावा भी जैसे मान लो कि राज्य मानवाधिकार आयोग है तो वो भी राज्य ही है, सॉरी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग पॉइंट 2 में आ जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। उसके अलावा जितने भी ऐसी गवर्निंग बॉडीज जो कि संघ सरकार के अधीन आती है, संघ सरकार के द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा गवर्न होती है, वो सारे इस पॉइंट में शामिल हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि राज्य सरकार के विधायी एवं कार्यकारी अंग। राज्य सरकार में राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया, राज्य वित्त आयोग हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, ये सारे राज्य सरकार के अंग हैं, विधायी हैं, कुछ कार्यकारी अंग हैं। तो ये सब भी अनुच्छेद 12 की जो राज्य की परिभाषा उसमें शामिल है। ठीक है, इसमें एक और चीज शामिल है, राज्य का जो विधानमंडल है, अर्थात राज्य की विधान परिषद और राज्य का विधान सभा, ये दोनों मिलकर भी राज्य की परिभाषा में शामिल होते हैं। इस अर्थ में वो दोनों भी शामिल है, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो। हालांकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। उसके अलावा सभी स्थानीय निकाय, देखो सभी स्थानीय निकाय में क्या क्या है, जिला पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम है, नगर निकाय है ना, ग्राम पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं। उसके अलावा सहकारी बैंक है। जो ये सब जितने भी अथॉरिटीज बनी हुई है, ये सब भी राज्य के इस परिभाषा में शामिल। उसके अलावा वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण, जिनके पास कुछ के पास कानूनी अधिकार है, जैसे एनजीटी के पास कुछ कानूनी अधिकार होते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और जैसे गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे एलआईसी के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है, वो कानूनी एक्शन किसी के भी खिलाफ नहीं ले सकता है।
LIC हो गई, ONGC हो गई, ये सब शामिल होते हैं राज्य की वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण में। तो इस प्रकार से ये चारों बिंदु मिलकर अनुच्छेद 12 की जो राज्य की परिभाषा है उसको अपने आप में कंप्लीट करते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि राज्य की परिभाषा अलग अलग अर्थों में अलग अलग होती है, अलग अलग संदर्भों में बदलती जाती है। देखिए, मूल अधिकारों में भी राज्य की परिभाषा की बात की हुई है। वो राज्य की परिभाषा, मूल अधिकार जो है, वहाँ पर जो राज्य है, यहाँ पर ये जो राज्य है, यहाँ पर इसलिए इन सब का मेंशन किया गया है कि जब मूल अधिकार इन्फोर्स होंगे, परिवर्तन होंगे, तो ये राज्य के खिलाफ होंगे, इसीलिए राज्य को परिभाषित करना जरूरी है। जब भी कोई केस लड़ा जाएगा मूल अधिकारों के हनन में, वो राज्य के खिलाफ लड़ा जाएगा, मतलब स्थानीय निकायों के खिलाफ लड़ा जाएगा, राज्य के सरकारी अंगों के खिलाफ लड़ा जाएगा, संघ सरकार के जो विधायी और कार्यकारी अंग है उनके खिलाफ, उनके काउंटर में केस लड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप देखो, जहाँ भी राज्य के खिलाफ कोई केस, इस राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, इसके खिलाफ कोई भी अदालती केस लड़ा जाता है तो वहाँ पर जो प्रताड़ित है, जो पीड़ित है, उसको सरकार वकील करके देती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि राज्य के खिलाफ लड़ना है यहाँ पे। चलिए, अब हम थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, फिर अपन अगली क्लास की शुरुआत से पहले उसकी थोड़ी भूमिका बना लेते हैं। हम पढ़ेंगे क्या? अब आप कहोगे सर आपने इतनी बड़ी परिभाषाएं ये सब तो समझा दी, हमें तो पढ़नी है राजस्थान की राज व्यवस्था। तो सर राजस्थान एक राज्य है और संविधान में राज्य की राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, राजस्थान की जो राज व्यवस्था है, मतलब राज्यों की राज व्यवस्था, राज्य की राज व्यवस्था, इसकी अगर मैं बात करूं तो इस शब्द के रूप में पूरा एक भाग है संविधान में, और वो भाग है भाग 6। कौन सा भाग है? भाग 6। भाग 6 का नाम ही क्या है? राज्य है। और भाग 6 से ही राज्य की राज व्यवस्था, यानी हम सभी राज्यों को ध्यान में नहीं रखेंगे, हम सिर्फ राजस्थान को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान राज्य को मद्देनजर रखते हुए उसकी पूरी राज व्यवस्था पढ़ेंगे। यहाँ से राज्य की राज व्यवस्था का शुभारंभ हो जाता है। और हमारी जो राज्य की राज व्यवस्था में यहाँ अनुच्छेद 152 से प्रारंभ होता है, और 152 जो है इसके अध्याय फर्स्ट में शामिल है। किसमें शामिल है? अध्याय फर्स्ट। और अध्याय फर्स्ट का नाम है साधारण। क्या नाम है? अध्याय फर्स्ट का नाम साधारण। और अनुच्छेद 52 इसमें है परिभाषा। सर आप फिर से परिभाषा करने लगे, परिभाषा कुछ नहीं है, वही है जो अनुच्छेद 12 में है, वही है जो अनुच्छेद 36 में। मैं इसी परिभाषा की, इसी राज्य की बात कर रहा हूँ। ठीक है, राज्य की परिभाषा यही है, और उसमें जो राज्य के कार्यकारी और सरकारी विधायी अंग है, हम उनका अध्ययन करेंगे बस। इससे जो आगे क्लास होगी उसमें अपन राज्यपाल से शुरू करेंगे। मैं आपसे लेता हूँ विदा, और हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपको कुछ